वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने नाइट्रोजन गैस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली और अमोनिया गैस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अलावा हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन पे चलते हैं नाइट्रिक एसिड की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गैसेस और एसिड्स वगैरह की प्रिपरेशन होती हैं तो उसमें इक्वेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो जो आपको लर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए आप रेगुलरली अच्छे से टेस्ट दीजिए। नाइट्रिक एसिड की लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन में ऐसा है कि लेबॉर्ट्री में तो सोडियम नाइट्रेट को सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करने पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड जो है वो मिल जाता है। लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से, मॉडर्न प्रोसेस से की जाती है। स्टेप वन में अमोनिया को एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है। प्लेटिनम की प्रेजेंस में 1100 केल्विन टेम्परेचर पे आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें एयर को और वाटर को पास करने पे आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे आगे डायग्राम है उसमें दिखाता हूँ। तो जो इसके लिए आपने ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए अमोनिया लेनी है, ये ड्राई लेनी है। और एयर जो है वो प्योरीफाइड होनी चाहिए, क्योंकि एयर आप यूज़ कर रहे हैं, और इनकी रेशियो 1:10 होनी चाहिए। और इसको कैटालिटिक चैम्बर यानी प्लैटिनम वाले चैम्बर से प्लैटिनम गैस के ऊपर पास करना है, तो आपको नाइट्रिक एसिड जो है वो मिल जाएगी। ये देखिए, अमोनिया और एयर 1:10 रेशियो है, कैटलिस्ट चैम्बर से पास कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा। ये ऑक्सीडेशन टावर है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन भी साथ में जाएगी, तो अमोनिया पहले एयर के साथ रिएक्ट करके जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है दोनों इसमें जाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देंगे। इसको एब्जॉर्प्शन टावर में से पास करते हैं, जहाँ से ऊपर से वाटर को फॉल करते हैं, तो आपके पास नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की 50 to 60% होगी। तो जो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है 50 to 60% होता है, ये अबव प्रोसेस में मिलता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये डिल्यूट नाइट्रिक एसिड 50 to 60% है। ये ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और इसकी जो स्ट्रेंथ है 68% है। अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए तो आप इसको डिस्टिलेशन करते हैं। ये जो नाइट्रिक एसिड आपको मिलता है उसकी डिस्टिलेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो जो आपको अब नाइट्रिक एसिड मिलेगा उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 98% हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग नाइट्रिक एसिड का नहीं दिया हुआ था, मिस हो गया था, मैंने डाल दिया। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं बता ही दूंगा, ऑनलाइन में जो बच्चों के पास नोट्स गए हैं वो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिख लें। गॉट इट? फिजिकल प्रॉपर्टीज में एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड जो है वो एक कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है और इसकी स्मेल पंजेंट है। ये वाटर में सॉल्युबल है सारी प्रिपरेशंस में। हमें जो नाइट्रिक एसिड मिला है उसकी स्ट्रेंथ 68% नाइट्रिक एसिड बाय वेट है, यानी कि 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ
सोल्यूशन। नाइट्रिक एसिड येलो कलर एक्वायर करता है क्योंकि सनलाइट इसको डिकम्पोज कर देती है, तो इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये स्किन के ऊपर क्रोजिव एक्शन शो करता है और पेनफुल सोर्स बन जाते हैं, यानी कि इसको स्किन के ऊपर आपने नहीं गिरने देना। ठीक है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नाइट्रिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं जब उनको वाटर में डालते हैं तो क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। और अगर एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। अच्छा, ये अब दो इक्वेशन आपने बाय हार्ट याद करनी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ। इक्वेशन को बैलेंस करना है। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर किसी का रिएक्शन करते हैं तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, साथ में 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। अब इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाएंगे। पहले हम नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो पहली इक्वेशन ये जो है नाइट्रिक एसिड वाली वो आपने लिख देनी है। 2 नाइट्रिक एसिड गिविंग यू वाटर, गिविंग यू 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गिविंग यू नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन आपने किसकी करनी है? सल्फर की। सल्फर नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन के आगे 3 लगा है, तो इसलिए हमने ऊपर वाली इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कट गया, पार्शियल इक्वेशन है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे नोट कर लीजिए, राइट साइड को इक्वेशन के राइट साइड को राइट साइड पे नोट कर लीजिए। पार्शियल इक्वेशन हमने 11th स्टैंडर्ड में ये सारी, ये वाली भी इवन के नाइट्रिक एसिड की भी सारी करी हुई हैं। तो जब हम केमिस्ट्री शुरू ही करते हैं +1 में, तो हम इक्वेशन बैलेंस करना सिखाते हैं। तो मैं आपको डेलिबरेटली दोबारा बता रहा हूँ कि आप ये ना कहें कि मतलब हमें तो +1 में आता नहीं था, या हम पढ़े नहीं थे, या हम नॉन सीरियस थे, या हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब आपको पता लग गया कि पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्शन हो तो ये लेना है, अगर डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो ये लेना है। दूसरी इक्वेशन है कार्बन की ऑक्सीडेशन कार्बोनिक एसिड में करनी है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। पहला स्टेप वही रहेगा। दूसरे स्टेप में आप कार्बन, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन लेके कार्बोनिक एसिड बना दीजिए। ये कार्बोनिक एसिड है। तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन के आगे 2 लगेगा, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो डिलीट हो जाए। अब इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट साइड पे नोट कर लीजिए और राइट साइड वाले पार्ट को राइट साइड पे नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? आगे भी ऐसे ही है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ही रिएक्शन है, उसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में की जा रही है। तो आप चाहें तो ये सारा रिएक्शन याद कर सकते हो, चाहे पार्शियल में कर सकते हो। पार्शियल में करोगे तो पहला स्टेप वैसे ही लिखना है। दूसरे स्टेप में फास्फोरस और वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन मिलके फास्फोरिक एसिड बनाएंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के आगे 5 इसकी स्टिचोमेट्री है, पर जो नेसेंट ऑक्सीजन है फाइनल इक्वेशन में अपेयर नहीं होती, तो इसलिए आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड को इक्वेशन के लेफ्ट साइड को, एरो के लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लीजिए और एरो के राइट साइड को राइट साइड पे लिख लीजिए। इसी तरह से आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया जाता है। यहाँ पे भी जो नाइट्रिक एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट है। मेटलॉइड, पहले हमने नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन करी है, अब मेटलॉइड की कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहे हैं। आर्सेनिक और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके
आपको आर्सेनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर दे देते हैं। एंटीमनी को एंटीमनिक एसिड में कन्वर्ट करना है। एंटीमनी और कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके आपको एंटीमनिक एसिड दे देंगे, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलता है। अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स करेंगे। तो ये आप कॉन्सन्ट्रेटेड के साथ भी करेंगे और डिल्यूट के साथ भी करेंगे। तो पहला रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड जब कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। ये किसकी वजह से मिला? ड्यू टू कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और डिल्यूट के साथ यही डिफरेंस होगा कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बजाय नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड का पहले रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ है, मिलेगा सल्फर, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मिलेगा सल्फर, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बजाय नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट नाइट्रिक एसिड का डिफरेंस होगा। आगे हम फेरस सल्फेट को डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो मिलेगा तो फेरिक सल्फेट, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा, क्योंकि ये डिल्यूट है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता। अच्छा, आयोडीन जो है वो पोटाशियम आयोडाइड से लिबरेट करते हैं। तो इसमें हमें पोटाशियम आयोडाइड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पे पोटाशियम नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड, आयोडीन और वाटर दे देते हैं। ठीक है? तो अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे NO2 होना चाहिए, और अगर ये डिल्यूट है तो यहाँ पे NO होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे NO है तो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड को काट देता हूँ, डिल्यूट कर देता हूँ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रोमीन और आयोडीन में रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट होते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, ब्रोमीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज कन्वर्टेड टू आयोडीन और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और अगर आप चीनी को केन शुगर में C12H22O11 को कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हो, तो आपको ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ था, तो आपको यहाँ पे 36 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 23 वाटर मिल जाएंगे। थर्ड हमारे पास है, पहले हमने नॉन मेटल का रिएक्शन किया, फिर हमने कंपाउंड्स के रिएक्शन किए नाइट्रिक एसिड के साथ, कभी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, कभी डिल्यूट के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हमेशा NO2 मिलेगा, डिल्यूट के साथ हमेशा NO मिलेगा। एक्शन ऑन मेटल, मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है विद एक्सेप्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये नाइट्रिक एसिड इजीली इनको अटैक नहीं कर पाता, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका एक्वारिजिया सोल्यूशन बना के इसके ऊपर अटैक करेंगे, आगे चल के आएगा। तो मेटल के साथ इनका जो रिएक्शन है वो मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और क्या उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं उस पर डिपेंड करता है। गॉट इट बेटा? जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट। और आपको पता है कि एसिड अगर उस मेटल के साथ रिएक्ट करे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हो, तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, साथ में उसका नाइट्रेट मिल गया। मैंगनीज के साथ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन, यहाँ पे अब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, जिंक डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट। अब ये प्रोडक्ट चेंज हो गया,
N2O मिला है हमें यहाँ पे NO की बजाय, ये भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा NO मिलेगा, N2O भी मिल सकता है डिल्यूट के साथ। आगे मैंने एक चार्ट बना के दिया हुआ है। कॉन्सन्ट्रेटेड के साथ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, साथ में ज़िंक नाइट्रेट। आयरन का रिएक्शन डिल्यूट और कॉन्सन्ट्रेटेड दोनों के साथ है। तो आयरन डिल्यूट के साथ रिएक्ट करके फेरस नाइट्रेट और N2O, अब यहाँ पे देखिए N2O मिल गया, साथ में 5 वाटर मिल गया, और आयरन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करके फेरिक नाइट्रेट दे देता है। ठीक है, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब डिल्यूट में प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में चेंज नहीं होते। लेड डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब हम वो मेटल ले रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, यानी वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे। कॉपर डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट और NO मिल जाएगा, जैसे कि डिल्यूट के साथ मिलता है। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर डिल्यूट के साथ NO, साथ में सिल्वर का नाइट्रेट, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2, साथ में सिल्वर का नाइट्रेट, ऐसे ही मरकरी का। अब यहाँ पे बताया हुआ कि अगर नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो, मैग्नीशियम मैंगनीज आयरन जिंक और टिन के साथ रिएक्ट करके वो अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन और मेटल नाइट्रेट मिलता है। आयरन जिंक और टिन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम नाइट्रेट और मेटल नाइट्रेट मिलता है। अगर वेरी डिल्यूट की बजाय डिल्यूट नाइट्रिक एसिड है, लेड कॉपर सिल्वर मरकरी मेटल नाइट्रेट के साथ, मतलब लेड नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट मरकरी नाइट्रेट के साथ NO दे देंगे, और आयरन और जिंक के साथ N2O और मेटल नाइट्रेट दे देंगे। टिन के साथ अमोनियम नाइट्रेट दे देंगे। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें डिल्यूट नाइट्रिक एसिड NO की बजाय N2O की बजाय अमोनियम नाइट्रेट दे रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक आयरन लेड कॉपर सिल्वर मेटल नाइट्रेट के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ टिन जब रिएक्ट करेगा तो मेटास्टेनिक एसिड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स आपके पास PDF की फॉर्म में है। ये साथ साथ में मुझे थोड़ा जो लिख के बताना होता है वो मैं आपको बताई जा रहा हूँ। कुछ मेटल जो हैं जैसे कि आयरन कोबाल्ट निकल क्रोमियम, ये नाइट्रिक एसिड जब इनके ऊपर एक्ट करता है तो इनके रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इनके ऊपर एक लेयर बना देता है। ठीक है, वो ऑक्साइड की लेयर नाइट्रिक एसिड के साथ इनको रिएक्ट करने नहीं देती, और इसके अलावा एल्युमिनियम भी, ये सारे पैसिव होते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड ने एक ऑक्साइड की लेयर इनके ऊपर बना दी है ताकि ये नाइट्रिक एसिड के साथ एग्रेसिवली रिएक्ट ना कर सके। नाइट्रिक एसिड की इस प्रॉपर्टी को पैसिविटी कहा जाता है। गॉट इट? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैसिविटी का कारण है कि नाइट्रिक एसिड जो है एक थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड इन मेटल के ऊपर रिएक्ट बना देती है, जिनकी वजह से ये मेटल जिनके ऊपर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है वो नाइट्रिक एसिड के साथ बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करते। और मेटल जो रिएक्ट ही नहीं करते उनमें गोल्ड और प्लेटिनम है। तो गोल्ड और प्लेटिनम को रिएक्ट करने के लिए हमें, हालांकि ये उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें एक्वारिजिया सॉल्यूशन लेनी पड़ेगी। उसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट किसका होता है, कॉन्सेंट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड का होता है। तो जो एक्वारिजिया है, नाइट्रिक एसिड का एक पार्ट और तीन पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ये हमें नेसेंट कुलरीन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? नेसेंट कुलरीन। ये नेसेंट कुलरीन अगले स्टेप में गोल्ड के साथ रिएक्ट करके आयर गोल्ड का क्लोराइड बना देती है। गोल्ड क्लोराइड जो है फिर से HCl के साथ रिएक्ट करके अयूरो क्लोरिक एसिड बना देता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद आप ये चाहे तो ये फाइनल इक्वेशन लिख दो, चाहे ये पार्शियल इक्वेशन में लिखो, ये आपकी अपनी मर्जी है। प्लैटिनम के साथ भी ऐसे ही है, जैसे गोल्ड में था। एक पार्ट नाइट्रिक एसिड और तीन पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का NOCl वाटर और दो नेसेंट क्लोरीन मिल जाएंगे। ये प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करके, प्लैटिनम की वैलेंसी 4 होती है, तो प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड या प्लैटिनम क्लोराइड ही से बोलते हैं। फिर जैसे गोल्ड का क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करके उसने यूरोक्लोरिक एसिड बना दिया था, इसमें प्लैटिनम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरो प्लैटिनिक एसिड बना देता है। ठीक है। अब हमारे पास है नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके हमें एक इलेक्ट्रोफाइल देते हैं जिसमें NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये NO2 प्लस जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में प्रोड्यूस हुआ है। तो ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे? NO प्लस। ये NO प्लस जो है बेंजीन के ऊपर एक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद लग जाएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रो बेंजीन हो गया। अगर आप एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं तो आपको ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। ये दोनों रिएक्शन बहुत डिटेल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनोल के चैप्टर में करवाए गए हैं और ये बेंजीन के चैप्टर में करवाया गया है। इसके अलावा ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल जो है, लिखा हुआ है ना ग्लिसरॉल, तो यही होगा ना फिर ग्लिसरॉल। नाइट्रिक एसिड के साथ जिसको कि HONO2 भी लिख देते हैं, तो टोटल HNO3 बन गया। ग्लिसरॉल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोग्लिसरिन या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का एक प्रोडक्ट बनाता है। प्रोटीन के ऊपर नाइट्रिक एसिड जो हैं एक्ट करते हैं और येलो कलर के नाइट्रो कंपाउंड स्किन के सेल्स के साथ ज़ैंथोप्रोटीन बना देते हैं। इसलिए ये स्किन जो है हमारी, उसके ऊपर अगर नाइट्रिक एसिड टच हो जाए तो स्किन जो है वो येलो कलर की स्टेन हो जाती है। अब मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बताने जा रहा हूँ, नाइट्रेट आयन का रिंग टेस्ट। आपको लैब में एक सॉल्ट दे दिया जाता है। लैब में जब वो सॉल्ट दे दिया जाता है तो आपने बताना होता है कि इसमें नाइट्रेट आयन है कि नहीं है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक वेरी 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 इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, टेस्ट है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तो ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस नाइट्रिक एसिड की जो प्रेजेंस है वो एक टेस्ट के साथ डिटरमिन की जाती है जिसे रिंग टेस्ट कहा जाता है। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट की सोल्यूशन लेके उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरोसल्फेट सोल्यूशन को डाल देना है और प्योर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ डालने हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो ये आपका ड्रॉपर है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वॉल्स के अलोंग डालने हैं। ये वॉल है किसकी? टेस्ट ट्यूब की। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ऑलरेडी नाइट्रेट आयन और साथ में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरोसल्फेट सॉल्यूशन है। अगर इसके बाद
आपको एक अंगूठी जैसी, यस, इस अंगूठी जैसी ब्राउन रिंग इसमें मिल जाती है टेस्ट ट्यूब में, तो हम ये समझेंगे कि नाइट्रेट इसमें प्रेजेंट है। तो इसकी जो केमिस्ट्री है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल में आपको वो करवाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करा रहा, मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट करा रहा हूँ। प्रैक्टिकल आपको स्कूल की लैब में करवाए जाएंगे। तो इसमें दिखाया हुआ है कि नाइट्रेट फेरस के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चेक करके एनो, फेरिक और वाटर दे देगा। ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये हेक्सा एक्वा आयरन जो कि इनसे बनता है, ये जो है फेरिक और वाटर, इन वाटर और फेरसॉइन उनके साथ मिलके हेक्सा एक्वा आयरन 2 मिलता है। ये एनओ के साथ कंबाइन करके इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर जाने के बाद ये जो है जो एक इलेक्ट्रॉन एनओ से, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ट्रांसफ़र होके Fe2 को चला जाता है। Fe2 जो है, तो इसमें आयरन जो है वो +2 स्टेट में नहीं है, बल्कि कौन सी स्टेट में है, +1 स्टेट में है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो +2 नहीं निकलेगा, +1 निकलेगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोसिल है, आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा दी हुई है। नाइट्रोसिल जो है न्यूट्रल है। जब ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन आयरन को ट्रांसफ़र कर देगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 1 हो जाएगा जब आप निकालोगे। तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोसिल से आयरन पे जो है ट्रांसफ़र हुआ है, जिसे हम चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे मैंने पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट में डी एंड एफ ब्लॉक में कराया था, उसकी वजह से इसका कलर जो है, रिंग जो इसके अंदर रिंग बनी है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ब्राउन कलर की बनी है, डार्क ब्राउन कलर की रिंग बनी है। ठीक है, तो अगर ये डार्क ब्राउन रिंग आ जाती है तो इसका मतलब नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, नहीं तो नाइट्रेट आयन एब्सेंट है। ये यूजेस एक्सप्लोजिव ट्राइनाइट्रोटॉल्विन बनाने के काम आता है, पिक्रिक एसिड, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामिट बनाने के काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है नाइट्रिक एसिड, आर्टिफिशियल सिल्क, डाइज, डर्ग्स, परफ्यूम बनाने के काम आता है, सिल्वर और गोल्ड की प्योरिफिकेशन के काम आता है, और ये इसके अलावा एक्वारीजिया बनाने के काम आता है। एक्वारीजिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रेशन हमने करी है। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ फास्फोरस में हमने बताना है कि जो फास्फोरस है, इनकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, वाइट, रेड, ब्लैक। वाइट या येलो फास्फोरस जो है सबसे कॉमन वैरायटी है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये प्योर फॉर्म है, वाइट है, येलो कलर अटेन कर लेती है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ थिन फिल्म ऑफ रेड फास्फोरस डिपॉजिट हो जाती है जब इसको लंबे टाइम तक पड़ा रहने देते हैं। वाइट फास्फोरस येलो इसलिए कलर हो जाती है, ये रीज़न आपको बता दिया। ये ट्रांसपेरेंट वैक्सी सॉलिड है, करेक्टरिस्टिक गार्लिक स्मेल है। जो लोग फास्फोरस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फास्फोरस के साथ काम करते हैं, तो उनके जो जबाड़े हैं उनकी डीमिनरलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, तो उनकी जॉ की बोन्स जो हैं माउथ के अंदर डिके कर जाती हैं। इस डिज़ीज़ को फॉस्सी जा कहा जाता है। वाइट फास्फोरस वाटर में इंसॉल्युबल है। ये 317 केल्विन पे मेल्ट कर जाती है।
ये एयर में कंटैक्ट आने के बाद कंबशन शो करती है और अंधेरे में ग्लो करती है। इस प्रॉपर्टी को, वाइट फास्फोरस की इस प्रॉपर्टी को फास्फोरेसेंस कहा जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे फास्फोरस पेंटॉक्साइड देती है और फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे फॉस्फीन गैस देती है। ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, ये आगे चल के फॉस्फीन गैस में आएगा। हैलोजन के साथ कंबाइन करने पे ये ट्राई हैलाइड और पेंटाहैलाइड देती है। ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिल्वर के साथ रिएक्ट करने के बाद उनके फॉस्फाइड हमें प्रोड्यूस करती है। सल्फर के साथ कंबाइन करने पे उनके सल्फाइड मिल जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें फास्फोरिक एसिड मिल जाता है। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करने पे हमें ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देती है। फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने पे उसमें से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देती है और फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अगर वाइट फास्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे तो जो वाइट या येलो फास्फोरस है रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगी 513 से 523 केल्विन टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर पे हीट करने पे। क्लियर है बेटा? ये इसका स्ट्रक्चर है। ये P4 की फॉर्म में होता है। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इनके हर फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड लेंथ 221 पिकोमीटर है। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल, ये टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, पर ये 60 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल में बहुत सारा स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन का मतलब दबाव आ गया, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109 की बजाय 60 डिग्री है। तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। हेंस वाइट फास्फोरस इज हाईली एक्टिव इन नेचर। आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। रेड फास्फोरस को कैसे प्रिपेयर करना, ये मैंने अभी बताया कि वाइट फास्फोरस को 513 से 523 केल्विन टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर पे हीट करने पे कई दिन के लिए आपको क्या मिल जाएगी, रेड फास्फोरस। ये डार्क रेड कलर की होती है, ऑर्डरलेस है, नॉन पॉइजनस है, वाटर में इंसॉल्युबल है। ये फॉस्फोरेसेंस नहीं शो करती। इसकी सब्लिमेशन 563 केल्विन टेम्परेचर पे होती है और इसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये फायर को कैच करती है, दैट इज़ वेरी हाई। जबकि वाइट फास्फोरस जो है इट कैचेस फायर इवन एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है? रेड फास्फोरस जो है एक्टिव इन नेचर नहीं है। ये कंपैरेटिवली वाइट फास्फोरस के ज़्यादा स्टेबल है। ये रिएक्ट करके फास ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाती है। कास्टिक अल्कलीज के साथ वाइट फास्फोरस ने फास्फिन गैस बनाई थी, ये रिएक्ट ही नहीं करती। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, सोडियम के साथ सोडियम फास्फाइड, और ये वाइट फास्फोरस में चेंज हो जाती है अगर इसको वेपराइज किया जाता है और इसके वेपर्स को ठंडा करके कलेक्ट कर लिया जाता है। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक है, मतलब वाइट फास्फोरस जो था इसीलिए अनस्टेबल था, वो अकेला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। ये तो आपस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्लैक फास्फोरस। इसकी प्रिपरेशन के लिए वाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करने पे ब्लैक फास्फोरस मिल जाती है। ये ब्लैक मेटेलिक लस्टर होता है, मॉडरेट कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, केमिकली इनर्ट होती है। 823 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करने पे ये रेड वैरायटी में कन्वर्ट हो जाती है।
और इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट जैसा होता है। इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 99 डिग्री और दो नियरेस्ट फास्फोरस एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है या डिस्टेंस है 218 पिकोमीटर है। और एडजेसेंट लेयर मतलब ये वन लेयर है तो ये सेकंड लेयर है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है 388 पिकोमीटर है। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन है एलोट्रोपिक फॉर्म का, जो मैंने पढ़ाया वही कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। सो इसमें ज़्यादातर चीज़ें रिएक्शन वाली पार्ट थी, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ऑफ द रिकॉर्ड वाइट और रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस जो है वो आपने एनसीईआरटी से कर सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से कर सकते हैं। दैट विल बी सफिशिएंट, मतलब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर बाकी पार्ट जो है वो मेरे नोट्स में से आपने करना है। आई एम श्योर गाइस दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो बैक with the next video. Thank you. Love you.